ओके, तो ये आपका इग्नू का थर्ड ईयर का कोड है BPCS 188, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान का अनुप्रयोग, जो कि हम इसके 2 क्लासेस को कवर कर चुके हैं और ये क्लासेस है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर है। उन दोनों क्लासेस की वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके डायरेक्ट पर्टिकुलर उन मतलब चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं उन वीडियोस को। तो आज हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? गरीबी मानव व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है? गरीबी मानव व्यवहार क्या है? मतलब जैसे लगता है कि जो आपकी बोल सकते हो प्योरिटी जो है, आपका पुअर है, वो कैसे मानव के व्यवहार को प्रभावित करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए तो इसमें हेमिंग्वे जो एक फ्रिज जंगरोल्ड जो है, आपके फिज जंगरोल्ड जो है, इनके द्वारा एक बात रखी गई। हेमिंग्वे हेमिंग्वे फ्रिज जंगरोल्ड जो है प्रसिद्ध विद्वान है, साइकोलॉजर है, ठीक है, जिन्होंने मानव व्यवहार के रूप में बताया कि जो मानव का व्यवहार है, जिसका आदान आदान प्रदान है, वो अमीर है, गरीब है, या फिर लोगों के अंतर्गत तर्क संगत है। तो ये बात बोलते हैं, हाँ मुझे पता है। ये कौन बोल रहा है? हमिंगवे बोल रहे हैं। हेमिंगवे नाम क्या है? हेमिंगवे, ठीक है। उन्होंने बोला कि मानव का जो व्यवहार है वो गरीबी का एक बोल सकते हो प्रभावित करता है। गरीबी जो है मानव के व्यवहार पर प्रभावित करता है। अब देखिए, आज हम समाज में अलग अलग परिस्थितियों में अपने ज़रूरतों के अनुसार अपनी मतलब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें एक बोल सकते हैं पैसे या फिर धन की आवश्यकता होती है। धन मतलब यानी कि बोल सकते हैं कि धन संपत्ति, ठीक है। धन संपत्ति ना होने के कारण हमारा जो गरीबी है, जो मुख्य रूप से हमें ये दिखाने के कारण हमारा जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव होता है, जिसके कारण आज हम बात कर लेते हैं एक गरीब परिवार में जन्मा एक बोल सकते हैं व्यक्ति या फिर बोल सकते हैं एक लड़का अपने सपनों को साकार करने में असमर्थ है, ठीक है। मानव के व्यवहार के रूप में देखा जाए, गरीबी की बात की जाए, तो जिस तरीके से अगर मानव के जीवन में अगर अमीरी होती है तो उनमें अकड़ होती है गरीबों को देख के, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से गरीब लोगों के बीच जो है गरीबी होती है तो उनके मानव के व्यवहार में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। दो परिवारों के बीच बात की जाए, दो परिवारों की कहानी के रूप में बात की जाए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हम एक पात्र के रूप में भी बता सकते हैं। 1990 के दशक में दो पत्रकारों का स्वतंत्र रूप में वाशिंगटन डीसी में, वाशिंगटन डीसी जो है अमेरिका का क्षेत्र है, इसी पे वाशिंगटन सिटी जो है, इसी पे बोल दिया गया था कि 1999 में हमला किया गया था, ठीक है। तो उस परिस्थिति में देख सकते हैं कि सिंपल सा लैंग्वेज लॉजिक में देखा जाए तो जो गरीबी होता है एक पारिवारिक संबंध को बिगाड़ने का काम करता है, परिवार को बिखरने का काम करता है। आज अगर हम बात कर लेते हैं सिंपल लैंग्वेज में, गरीब परिवार में अगर हम अपने परिस्थितियों को बेहतर नहीं कर पाते, गरीब परिवार में अगर हम अपने व्यवस्थाओं का बेहतर नहीं कर पाते, तो जिसके कारण हमारी जो परिस्थितियां हैं वो सार्वजनिक रूप में देखा जाए तो हमारे नीतिगत ना होके आज एक पत्नी अपने पति से लड़ाई कर लेती है कि हाँ हम गरीब क्यों हैं, या फिर हम आप कमा के क्यों नहीं लेके आते, इस तरीके से भावनाएं होती है। तो मानव के जो व्यवहार में है ना, गरीबी महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाता है। अगर बात कर ली जाए एक गरीब परिवार के सदस्य के लोगों की जो व्यवहार है, वो अपने जिस जिस परिवार में जिस व्यक्ति ने जिम्मेदारी उठा रखा है तो उसे उस परिवार के सदस्य ही नहीं समझते, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि गरीब लोग अपने आर्थिक ज़रूरतों को पूरा ना करने के कारण क्या होता है कि उनमें परिवार में फूट पैदा होने लगता है। फूट यानी कि लड़ाई झगड़ा ये सब पैदा होने लगता है। तो ये मानव के व्यवहार में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। गरीबी जो है मानव के व्यवहार के साथ साथ मानव के जीवन में भी बहुत ज़्यादा असर करता है और बहुत बुरा असर करता है, जिसके कारण क्या होता है, गरीबी जो है मानव के मतलब बोल सकते हैं कि कई बार आत्महत्या करने पे भी मजबूर करने का कारण बन जाता है। तो समझ में आ गया, ये आपका आंसर था। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आपराधिक, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमारा देखने को मिला, हमारा अगला क्वेश्चन है आपराधिक व्यवहार के कारणों की व्याख्या करें। आपराधिक व्यवहार के कारणों की
व्याख्या करें। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि जो हमारा अपराध है, वो हमारे व्यवहार के कारणों की व्याख्या करनी है। तो जो हमारे अपराध है, जैसे कि हम कानूनी रूप में भी अपराध कर देते हैं, किसी का कत्ल कर देना, किसी का मर्डर कर देना, चोरी करना, ये क्या है? हमारे अपराध है। तो वो हमारे व्यवहार के कारण निर्भर करता है। जो हमारा बिहेवियर है ना, उसके कारण हमारा आपराधिक मामला निर्भर करता है। जो अपराध मानव के जीवन में किए जाते हैं, मानव के समाज में किए जाते हैं, मानव के व्यवस्थाओं के रूप में किए जाते हैं, जिसके कारण जो है हमारा अपराध है, हमारे व्यवहार से दिखने लगता है। अगर औपचारिक रूप में देखा जाए, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए अपराध कर बैठते हैं। ठीक है? चाहे कानून को हाथ में लेना, चाहे बोल सकते हो समाज को मतलब प्रभावित करना, या फिर समाज को दुत्कारना, या फिर बोल सकते हैं कि अलग-अलग परिस्थितियों के रूप में समाज को गलत-सही बोलना, गाली-गलौच करना, या फिर कानून के अनुसार ना चलना। तो ये क्या है? ये सारे हमारे अपराध हैं। ठीक है? पुलिस कर्मियों से बदतमीज़ी करना, एजेंसियाँ कानून का ना पालन करना, ठीक है? और फिर बोल सकते हैं कि नीति व्यवस्था का धारण ना करना। तो ये सारे व्यवहार हमारे जीवन के महत्वपूर्ण कारण हैं, जिसके कारण हमारा ये व्यवहार जो है मनुष्य को एक ऐसा व्यवस्थाओं का स्वरूप प्रदान करता है, जिसके कारण हमारे जो कानून हैं, जो हमारे गंभीरता है, जो हमारे व्यवहार में एक ऐसा व्यवस्था उत्पन्न करता है, पैदा करता है या जन्म लेता है, जिसके कारण हम अपराधी बन जाते हैं, या फिर कानून को हाथ में ले लेते हैं, या फिर उदंड, अहंकार, या फिर नियंत्रण नहीं हो पाता। आत्मनियंत्रण यानी कि सेल्फ कंट्रोल नहीं रह पाता। ठीक है? जिसके कारण क्या है, हम अपने इच्छा को पूरा करने के लिए भी बहुत से लोग देखते होगा कि वो क्या करते हैं, भाई अपने इच्छा को पूरा करने के लिए लाइक दैट कि वो चोरी चकारी करना, लूटना, मतलब इस तरीके से भावनाओं को कर लेते हैं। तो जो अपराध होते हैं ना, मनुष्य के व्यवहारों से झलक जाते हैं। ठीक है? अपराध जो करता है, मनुष्य के बातों से पता चल जाता है। अपराध जो करने वाला व्यक्ति होता है, मनुष्य की भावनाओं के रूप में उसकी जब सारी थिंकिंग है, सब चीज़ पता चल जाता है। ठीक है? जिसके कारण हम उसके व्यवहारों से पता कर पाते हैं कि ये अपराधी है या फिर क्या है। ठीक है? ये हमारा मनोसामाजिक व्यवस्था का स्वरूप है, जिससे हम एक व्यक्ति के अपराध होने का पता कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो अपराधी व्यक्ति होता है ना, वो उसके व्यवहारों से हमें पता चल जाता है साफ-साफ। तो आपने देखा होगा कई बार फ़िल्मों में बोला जाता होगा कि इसके व्यवहार से लग रहा है कि खूनी तो यही है। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। तो उनके कारण क्या है भाई? एक तो पहली बात तो ये है कि वो बातें करने से मतलब हिचकिचाने लगते हैं। उनकी नज़रें मतलब बोल सकते हो कि गिरने लगती है। ठीक है? वो बातों से छुपाने लगते हैं। कुछ पूछने से उनको बातों की लड़खड़ाहट होने लगती है। मतलब फ्लुएंट वे में नहीं बात कर पाते। यही इनके व्यवहारों का कारण बन जाता है। ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ, तो अब अपना हमारा अगला क्वेश्चन है, बायोइक कोसोल मॉडल का वर्णन करें। बायोइक कोसोसल मॉडल का वर्णन करें। सोशल बाइको कोसल मॉडल का वर्णन करें, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखो ये मॉडल क्या था, ये एक सामान्य मॉडल था, यानी कि साधारण मॉडल था, जो आपका बायो से रिलेटेड, जैसे मानव या फिर जैविक मनोविज्ञान, ठीक है, जिसमें हम भावना, फीलिंग्स, थिंकिंग, बिहेवियर, इन सब का हम अध्ययन करते हैं कि ये जो समाज में लोग हैं ना भाई, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके थिंकिंग क्या है, उनके मतलब क्या रिप्रेजेंटेशन है, उनकी क्या सोच व्यवस्था है, ये समाज को उजागर करने का कारण बनती है। ठीक है? जिसके कारण हम बोल सकते हैं बायो मेडिकल रूप में हम देखते हैं ना, बायोमेडिकल क्या है, आपके मेडिकल स्टोर के रूप में अध्ययन कराता है, जिसमें हम हर एक बीमारियों के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से बायो इको शोषण, सोशल जिसे हम बोल सकते हैं, बायो को सोशल का मतलब होता है जो हमारे फीलिंग्स, हमारे थिंकिंग, हमारे जो बातें हैं और जो हमारे बिहेवियर है, उनका अध्ययन कराने का सबसे बड़ा
कारण बनता है। उसके बाद एंजल द्वारा विकसित किया गया था कि ये बात बताया गया, एंजल क्या है भाई? मॉडल के रोचेट्स जो विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक चिकित्सक का नाम है जॉन एल। और उसके बाद एंजल द्वारा ये बात बताया गया 1977 में, यानी कि 1977 में बताया गया कि जो आपका मनुष्य है वो एक ऐसी प्राणी या फिर एक ऐसा जीव है, जीव मतलब यानी कि जिसमें जीवन होता है उसे जीव बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लाइफ होता है, जो जीवित हो उसे जीव बोलते हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जो मनुष्य की धारणा होती है, मनुष्य की जो सोच व्यवस्था होती है, वो हमारे सामाजिक व्यवस्थाओं पे ही निर्भर रहता है, जिसके कारण हम समाज में अलग अलग लोगों से अलग अलग संपर्क करते हैं, संपर्क यानी कम्युनिकेट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो उनकी बातों को हम कदर करते हैं तथा समाज पर एक बोल सकते हैं कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जबकि अगर हमारे व्यवहारिक चिकित्सा की बात की जाए, हमारे उद्देश्य की बात की जाए, अलग अलग पहलुओं की अक्सर बात की जाए, तो व्यक्ति जो है अपने जरूरत, अपने बिहेवियर के अनुसार करने लगता है भाई। देखो, ज़रूरत के अनुसार हम अपना बिहेवियर करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो वही बात है ना, कहानी होता है कि काम पड़ने पे गधे को भी बाप बोल दे। ठीक है? यानी कि हमारा जब ज़रूरत होता है ना, तो हम किसी को भी प्यार से बोलने लगते हैं। ज़रूरत पड़ने पे हाँ, तू कौन मैं कौन। समझ में आ रहा है? तो क्या है, ये आपका बायोइक सोशल मॉडल का वर्णन किया गया है, जिसमें मनुष्य एक दूसरे से संपर्क करता है, लेकिन वो ज़रूरत पड़ने पे उस संपर्क का जो है, व्यवस्थाओं का स्वरूप जो है बदलता रहता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कोच एथलीट के महत्व को लिखिए। कोच एथलीट, देखो कोच एथलीट, एथलीट का मतलब होता है खेलने वाला, खिलाड़ी, ठीक है, एथलीटर जिसे हम बोल सकते हो कि खेलने वाला व्यक्ति। एक टीम का सफलता सबसे ज्यादा उसका जो है उसका कोच पर निर्भर करता है। एक जो टीम है, कोच जानते हो किसे बोलते हैं? जो कोचिंग मतलब कोचिंग देता है कि हाँ भाई खेल में ऐसा प्रदर्शन होना चाहिए, खेल में ऐसा परफॉर्मेंस होना चाहिए, उसे कोच बोलते हैं। ठीक है? तो ये जो कोच होता है एक टीम का सर्वोत्तम, ऐसा बोल सकते हैं कि सर्वोपरि या सबसे बेहतर होता है, जो हर एक खिलाड़ी को कोचिंग के साथ साथ अपने अनुभव भी शेयर करता है। अनुभव की बात की जाए, अपने जीवन में उसने कितना जीत ग्रहण किया, उसके जीवन में क्या संघर्ष किया है, वो हर एक बात अपने एथलीट को बताता है या फिर खिलाड़ी को बताता है, जिसके कारण एथलीट है उनसे वो मोटिवेट हो सके, बोल सकते हो कि सकारात्मक रूप में उनसे जुड़ सके। और रिश्ते में बात की जाए, तो कोच होते हैं अपने खिलाड़ी, अपने एथलीट के हर एक जिम्मेदारी को वास्तविक रूप में देखा जाए, वास्तविक यानी कि मतलब सकारात्मक रूप में देखा जाए, सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रूप में, यानी कि पॉजिटिविटी के रूप में देखा जाए, तो एथलीट जो है अपने कोच को ही भगवान मानते हैं या फिर ईश्वर मानते हैं या रब मानते हैं, कुछ भी। सहानुभूति और भावनात्मक रूप में देखा जाए, तो जागरूकता फैलाने के लिए ये सहानुभूति भी दिखाते हैं, जिसे हम सिंपैथी बोलते हैं। किसी के प्रति मतलब दयालुपन होना, किसी के प्रति मतलब अरे उसे चोट लग गई, हाय कैसे चोट लग गई, कितना दर्द हो रहा होगा, इसे सहानुभूति बोला जाता है, ठीक है। तो उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि टीम का जो प्रदर्शन होता है सबसे ज्यादा उसकी तैयारी जो है एक को भावनात्मक का मतलब फीलिंग के साथ, विद फीलिंग्स, उसे भावनात्मक बोला जाता है, ठीक। जागरूकता का मतलब होता है कि बोल सकते हैं कि केयरफुली, या फिर बोल सकते हैं कि जागरूकता का मतलब होता है कि अपने एक्टिवनेस, एक्टिव होना, लाइक कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है अपने करियर को लेके जागरूक रहता है, भाई एक्टिव है भाई अपने करियर को लेके, सेट है कि मतलब अपना करियर बनाना है, उसी को जागरूकता बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है डिंडिया और कैनरी, डिंडिया और कैनरी, ये बोल सकते हो वो कोच है जिनके और एक एथलीट है जो एक दूसरे के मतलब बोल सकते हो कि
कोच और एथलीट के रूप में रहे, जिन्होंने अपना संबंध इस तरीके से बनाया मानो कि एक परिवार, एक बोल सकते हो कि एक सदस्य के रूप में बनाया। एथलीट जो होता है वो कोच का एक अपना फैमिली मानता है, और जो कोच है वो सभी को अपना एक फैमिली के रूप में देखता है। ठीक है। एथलीट अपने कोच को सर्वोपरि मानते हैं। अगर बात कर ली जाए अमेरिकी फुटबॉल के अनुसार कोचों की सक्षमता और कोच के एथलीट को सबसे ज़्यादा सर्वोपरि देखने को मिलता है। कि जो लोग कोच उन्होंने बताया, जो अमेरिकी फुटबॉलर के अनुसार जो देखा जाए तो कोच और एथलीट जो है, यानी कि जो कोच है और खिलाड़ी है, एक दूसरे को तालमेल बना के चलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तभी जाके खेल में विजय करना निश्चित हो पाता है। ठीक है। तो ये था हमारा पूरा, एक बोल सकते हो कोच और एथलीट के महत्व की व्यवस्था लिखनी है, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो देखो कोच ही हमारे मतलब अपने बोल सकते हो कि हमें ट्रेनिंग देता है, कोच ही हमें समझाता है सही गलत क्या है, सब चीज़ वही बताता है। ठीक है, तो ये कोच होता है। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका, इस पीडीएफ का। तो हम अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्यस्थल पर प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है? कार्यस्थल, कार्यस्थल का मतलब होता है, जानते हो कहाँ? जहाँ पे आप कोई वर्क करते हो, जहाँ पे जॉब करते हो, उसे कार्यस्थल बोला जाता है। और प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेट। प्रेरणा क्यों है, यानी कि एक जो जॉब करने वाला बंदा है, जहाँ पे जॉब करता है वहां पे मोटिवेशन क्यों जरूरी है? सबसे पहली बात तो ये है कि वहां पे वो उत्साह, ऊर्जा, यानी कि उत्साह यानी कि एक्साइटमेंट के साथ, ऊर्जा का मतलब एनर्जी, एनर्जी के साथ, और प्रतिबद्धता, प्रतिबद्धता का मतलब पंक्चुअल। ठीक है। रचनात्मक, क्रिएटिविटी, रचनात्मक का मतलब होता है क्रिएटिविटी, क्रिएट करना। यानी कि सभी जो व्यक्ति हैं कहीं ना कहीं जॉब करते हैं, कहीं ना कहीं कोई भी वर्क करते हैं, तो उनके बीच अपने कार्यस्थल को लेके उनको मोटिवेट भी होना जरूरी है वहां पे। बहुत से आजकल प्राइवेट जॉब में देखा जा रहा है कि मतलब सभी एम्प्लॉय को क्या किया जाता है कि उनको मोटिवेशन के लिए कहीं पे घूमने फिरने के लिए लिया जाया जाता है, उनको गाइड करने के लिए ले जाया जाता है कि यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है। तो कार्यस्थल के रूप में हमारा जो प्रेरणा है वो सबसे ज़्यादा, जिसके कारण हमारे जो जितने भी कार्यस्थल पर करने वाले कर्मचारी है या फिर काम करने वाले लोग हैं, वो मतलब प्रेरित हो सके, प्रेरित एक बोल सकते हो कि मतलब मोटिवेट हो सके, और उनमें सकारात्मक यानी कि पॉजिटिविटी, एनर्जी डेवलप्ड हो सके, और अपने वर्क को प्रायोरिटी दे सके, वर्क को और ज़्यादा बेहतर कर सके, वृद्धि यानी कि डेवलपमेंट ला सके। ठीक है। इसीलिए हमारे कार्यस्थल पर मोटिवेटेड होना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट भी होता है अपने स्कूल लाइफ में क्या करता है, स्टूडेंट को मोटिवेशनल क्लास दी जाती है ना, मोटिवेशन क्लास दी जाती है ना भाई, दी जाती है ना एलिना? हेलो। ठीक है। तो अब देखो एक स्टूडेंट के लिए भाई स्कूल क्या है, वो एक कार्यस्थल है, और उन्हें मोटिवेशन दिया जाता है कि बेटा तुम आगे पढ़ लो, आगे जाके एक अच्छा इंसान बनोगे, एक सक्सेसफुल इंसान बनोगे। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस चीज को ना वो अच्छे से मतलब मोटिवेटेड होके पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अपने अंदर ले। ठीक है। तो यही इसीलिए हमारे अंदर देखा जाए, आज हम बात कर लेते हैं हमारे कर्मचारी के रूप में, हम जहाँ पे जॉब करते हैं, जहाँ पे नौकरी करते हैं, वहाँ पे मोटिवेशन जो है या फिर प्रेरणा जो है बेहद ही आवश्यक है, ताकि हमारे अंदर सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव एनर्जी डेवलप्ड हो सके, बिल्ड हो सके। ठीक है। इसीलिए हमारे कार्यस्थल पर प्रेरणा की व्यवस्थाओं का स्वरूप महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, जो कि अब क्लियर हो चुका है। ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारा ये पीडीएफ भी 25 पे क्वेश्चंस का क्लियर हो गया। इसके जितने भी सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से जाके विजिट कर लेना। ओके।